हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं? जो भी जितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं उन सभी को ये पूछ रहा हूँ कि कैसे हैं? बढ़िया हैं? कंटिन्यू जो डेली जो देख रहे हैं, रेगुलर बेसिस पे जो देख रहे हैं वीडियो और पूरी देख रहे हैं वीडियो, खासकर उनको मैं ज़्यादा पूछ रहा हूँ। जो नहीं देख पा रहे हैं अभी उनको थोड़ा सा मैं रास्ता, बट मैंने पहले भी कहा था कि मैं मुँह मैं छोड़ चुका हूँ। आप देखें ना देखें आपकी मर्जी, मेरा काम है पढ़ाने का, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं वीडियो डाल रहा हूँ, मैं डालता रहूँगा। जब तक मेरे अंदर हिम्मत है मैं डालता रहूँगा। जिस दिन हिम्मत नहीं बचेगी डालने की उस दिन शायद मैं डालना बंद कर दूंगा। तो देखते हैं कब तक हिम्मत काम कर रही है मेरी और कब तक मेरा सब्र जो है वो बना हुआ है। तो मैं कर रहा हूँ ट्राई। ठीक है, चलिए जी। तो कल मैंने आपको बताया था क्वांटम मॉडल के बारे में। क्वांटम मॉडल ने हमें बहुत एक बढ़िया बात बताई, शायद आपने वो बात कर पकड़ी नहीं होगी। बढ़िया बात उसने आपको ये बताई कि इलेक्ट्रॉन अब एक फिक्स पाथ पर नहीं घूमता है, ऑर्बिट नाम भी कोई चीज नहीं है। इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना बता दी, सिर्फ इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ हो सकता है। यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकता है। कहीं पे उसके मिलने की संभावना ज्यादा हो सकती है, कहीं पे उसके मिलने की संभावना कम हो सकती है। उस रीजन को जिस रीजन में उसके मिलने की संभावना सबसे ज्यादा हो सकती है, जो 3 डायमेंशनल स्पेस है हमारा, एटॉमिक 3 डायमेंशनल चीज है भाई। तो मान लीजिए न्यूक्लियस है, छोटा सा न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अराउंड जितना भी स्पेस है जहां पर कहीं भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है और जहां पर उसके इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, उसको मैंने नाम दिया था ऑर्बिटल। उस रीजन को मैंने नाम दिया था ऑर्बिटल। और जो इलेक्ट्रॉन के सारा वो स्पेस है उसको हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ठीक है, उसके अराउंड जो सारा न्यूक्लियस जो सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो क्या क्रिएट करते हैं, वो एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्रिएट करते हैं। ओके, तो ऑर्बिटल का कंसेप्ट आई थिंक आपको समझ में कल आ गया होगा कि ऑर्बिटल क्या होता है। तो अभी आगे थोड़ा सा हम इसी टॉपिक पे बढ़ते हैं। एक आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे आपको करवाना है स्टार्ट। आज कम पूरा हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो हम कल उसको पूरा करेंगे। अभी इसमें लगता है मुझे 3-4 वीडियो और लगाने पड़ेंगे क्योंकि टॉपिक अभी लंबे रहते हैं मेन टॉपिक। तो मैं शायद मैं 2 दिन वीडियो और लगा लूँ, पर कोई बात नहीं, हम करेंगे आराम से, कर ही रहे हैं धीरे धीरे। ऑर्बिट और ऑर्बिटल। ऑर्बिट तो आपको बोहर ने बताया था। तो ऑर्बिट और ऑर्बिटल में आपको डिफरेंस पहले पता होना चाहिए। एक डिफरेंस तो आपको साफ दिख ही रहा है, और भी बहुत से डिफरेंसेस होते हैं। तो पहले आज आपको मैं वो डिफरेंसेस बताऊंगा कि ऑर्बिट और ऑर्बिटल में क्या डिफरेंस होते हैं। पहले मैं वो सारे डिफरेंस लिख रहा हूँ भाई आराम से, उसके बाद आपको एक एक करके सारे डिफरेंस फटाफट समझा दूंगा, क्योंकि मुझे उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है कि मैं आपको एक एक पॉइंट लिखूं फिर समझाऊं। उसमें फटाफट लिख के समझा देता हूँ आपको। उसके बाद फिर हम आज का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आगे सारी जो केमिस्ट्री है वो उन्हीं टॉपिक्स पे बेस है जो आगे आपके आने हैं। आपके आगे आने वाले टॉपिक जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरे पूरे चैप्टर के। ठीक है, तो उनको बहुत अच्छे समझिए, क्वेश्चन वहां से बहुत आपको करने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए जी। तो मैं आपको डिफरेंस लिख के देता हूं पहले सारे के सारे। तो स्टूडेंट्स ये है कुछ डिफरेंसेस जो आपको पता होने चाहिए कि ऑर्बिट और ऑर्बिटल में क्या होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में खासकर स्कूल एग्जाम्स में टीचर आपसे 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। ओके, तो उस हिसाब से आपको प्रिपेयर रहना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए भी, क्या इसके पॉइंट हो सकते हैं। वैसे नॉलेज के लिए बहुत अच्छा है हमारे लिए, हमें फर्क पता चलेगा कि अब तक हम क्या पढ़ रहे थे 10th क्लास तक और अब हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, जो एक्चुअल पढ़ाना था हमें। देखिए ऑर्बिट के बारे में आपको पता है कि ऑर्बिट क्या है, वो एक फिक्स पाथ है न्यूक्लियस के चारों तरफ जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है इन्वॉल्व करते हैं। लेकिन ऑर्बिटल क्या है, वो तो एक एरिया है न्यूक्लियस के आसपास का, एक 3D एरिया है जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना बहुत ज्यादा है, फिक्स नहीं है कोई भी। ठीक है, उस एरिया में इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकता है। ये क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन का प्लेनर मोशन शो करता है सिर्फ 2D का। ठीक है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन का 3D, कहीं भी इलेक्ट्रॉन घूम सकता है पूरे उसके अंदर। ठीक है, तो वो 3D मोशन शो करता है। सभी ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है भाई, सर्कुलर होती है, डिस्क जैसे सीडी होती है ना, डिस्क लाइक वैसे होती है। लेकिन सभी ऑर्बिटल की जो शेप्स होती हैं वो सबकी डिफरेंट होती हैं, अलग अलग शेप्स होती हैं। कैसी होती है वो आगे आएंगे हमारे, अभी वो मैं आपको बताऊंगा कैसी होती है। बट सभी ऑर्बिटल्स की जो शेप्स होती है वो डिफरेंट होती है। ऑर्बिटल की कोई डायरेक्शन नहीं, सर्कल है, सर्कल की कोई डायरेक्शन नहीं होती है, सर्कल इज डायरेक्शनलेस। ओके, लेकिन सभी ऑर्बिटल्स की डायरेक्शन होती है सिर्फ एक ऑर्बिटल को छोड़ के, वो है एस ऑर्बिटल। ये क्या होता है ये भी हम आगे सीखेंगे अभी, लेकिन सभी ऑर्बिटल्स की डायरेक्शन होती है, सभी कुछ ना कुछ डायरेक्शंस में होते हैं। ठीक है, ये ऑर्बिट था हमारा था, ये बोहर ने दिया था, और बोहर मॉडल जो था वो वेव करैक्टर को नहीं मानता था, ना ही वो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे बेस्ड था। लेकिन जो ऑर्बिटल का कंसेप्ट हमारा आया है वो तो आया ही वेव नेचर की वजह से है या हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की वजह से आया, तो दोनों को फॉलो करता है। किसी भी ऑर्बिट में 2n² इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। आप 10th में सीखते थे कि फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड में 18 इलेक्ट्रॉन, तो ये वो कंसेप्ट फॉलो करता है। लेकिन किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कभी भी नहीं हो सकते। ये बहुत दिमाग में बात बिठा लीजिएगा, किसी भी ऑर्बिटल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं वो भी हम रीजन आगे सीखेंगे कि किसी भी ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन क्यों होते हैं। ठीक है, तो बहुत से क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन का आंसर में ढूंढना है अभी। एक तो 4th पॉइंट, एक 6th पॉइंट आगे आएंगे अभी, बट ये आपका डिफरेंस था, इसको नोट कर लीजिएगा और आसानी से इसको समझ लीजिएगा। ठीक है,
चलिए जी, तो अब मैं आपको आज का टॉपिक स्टार्ट करवाता हूँ। ये भी आज का टॉपिक था वैसे तो। अब नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, जो थोड़ा सा आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। पेपर में वहां से न्यूमेरिकल आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान से उसको कीजिएगा। कंपटीशन एग्जाम्स में भी आते हैं और स्कूल लेवल एग्जाम्स में भी आते हैं। ठीक है, चलिए इसको साफ करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक आपको करवाते हैं। देखिए भाई, जो बोहर मॉडल था हमारा वो सिर्फ हाइड्रोजन एटम पर एप्लीकेबल था या ऐसी केमिकल स्पीसीज पर एप्लीकेबल था जिसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करें तो वो फेल हो गया था। लेकिन जो हमारी अब क्वांटम मॉडल था, जो सेक्रोडिंजर वेव इक्वेशन थी, वो हमें मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम पर भी अप्लाई कर पा रहे हैं उसको, और उससे एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के अंदर भी डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स की। ओके, तो जब हम इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो हमें कुछ कॉन्स्टेंट्स मिलते हैं अलग अलग एटम के लिए, अलग अलग नंबर मिलते हैं, और वो कॉन्स्टेंट हमें उस एटम के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं। बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं हमें, कुछ नंबर मिलते हैं हमें सोल्व करते टाइम। तो वो 4 नंबर मिलते हैं जो हमें उस इलेक्ट्रॉन के बारे में एटम के अंदर सारी इंफॉर्मेशन दे देते हैं, सारा पता बता देते हैं इलेक्ट्रॉन का एटम के अंदर। तो उन्हीं नंबर्स के बारे में आज हमें पढ़ना है, और उन नंबर्स को बोला जाता है क्वांटम नंबर। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, दैट इज क्वांटम नंबर। ठीक है, क्या टॉपिक है? क्वांटम, क्योंकि क्वांटम मॉडल से आए हैं भाई ये नंबर, इसलिए इसको क्वांटम नंबर बोलते हैं। या ऐसे कर लीजिए, क्योंकि इनकी सबकी वैल्यू अलग अलग होती है तो इसलिए इसको क्वांटम बोलते हैं। डिस्ट्रिक्ट वैल्यू होती है ये, इसलिए क्वांटम नंबर बोल देते हैं। ठीक है, तो आज हमें क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ना है। तो क्वांटम नंबर की डेफिनेशन आप लिख लीजिए कि क्वांटम नंबर हमारा होता क्या है। क्वांटम नंबर जो हमारा होता है, ये 4 नंबर्स का सेट होता है। ये 4 नंबर का सेट होता है, सेट ऑफ 4 नंबर्स, सेट ऑफ 4 नंबर्स, जो हमें क्या करता है, इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे देते हैं, विच गिव्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन, ठीक है, अबाउट द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन एटम। ओके, उसकी एनर्जी, उसकी न्यूक्लियस से डिस्टेंस, उसकी वेलोसिटी, उसकी पोजीशन कहाँ होगी स्पेस एट न्यूक्लियस के अराउंड, मतलब किस रीजन में ज्यादा होगी, किस में कम होगी, या किस शेप में वो घूम रहा होगा इलेक्ट्रॉन के आसपास, सब बातें हमें कौन बता देता है? ये 4 क्वांटम नंबर बता देते हैं। ठीक है, तो ये 4 क्वांटम नंबर के नाम क्या क्या है भाई, वो आपको पता होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वो 4 क्वांटम नंबर हमारे कौन कौन से होते हैं? 4 क्वांटम नंबर हमारे होते हैं भाई, सबसे पहला हमारा क्वांटम नंबर होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, सबसे पहला क्वांटम नंबर कौन सा है हमारा? सबसे पहला क्वांटम नंबर हमारा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। उसके बाद दूसरा कौन सा है हमारा? दूसरा हमारा है एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, एजीमुथल क्वांटम नंबर, या इसको कई बार ऑर्बिटल क्वांटम नंबर भी बोल देते हैं, बट मोस्टली हम यूज करते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर ही, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर यूज नहीं करते हैं। बट आप चाहो तो इसको ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी बोल सकते हो। ओके, थर्ड जो हमारा होता है भाई, थर्ड हमारा होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये हमारा थर्ड क्वांटम नंबर होता है, दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और फोर्थ जो हमारा होता है दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर। तो ये 4 क्वांटम नंबर हमारे होते हैं। मैं साथ करके सिंबल बताता हूं अभी के अभी, बाद में आपको दिक्कत ना हो। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का जो सिंबल होता है वो हमारा स्मॉल n होता है, जो हम ऑर्बिट के लिए यूज करते थे, KLMN शेल के लिए। ये वही n है आपका, जो हमें क्या बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस शेल में है, किस एनर्जी शेल में है। ओके, तो ये अबाउट द शेल बताता है, और भी क्या बताता है बातें बताऊंगा, बट मेन अभी तो मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। जो आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर है भाई, इसको डिनोट करते हैं हम स्मॉल l से। ठीक है, एजीमुथल क्वांटम नंबर को किसे डिनोट करते हैं? स्मॉल l से डिनोट करते हैं। जो आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है भाई, इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से। ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम किससे सोल्व कर रहे हैं? स्मॉल m से। और जो आपका स्पिन क्वांटम नंबर है, इसको हम डिनोट कर रहे हैं किससे? स्मॉल s से। तो ये आपके 4 क्वांटम नंबर होते हैं जो हमें इलेक्ट्रॉन की सारी इंफॉर्मेशन दे देते हैं। कैसे? आपको भी एग्जांपल देता हूं एक। मान लीजिए कि आप अपने किसी फ्रेंड को लेटर लिखते हो, हालांकि आजकल लेटर लिखने का जमाना गया, मेल कर देते हैं या व्हाट्सएप कर देते हैं, बट फिर भी मान लेते हैं कि हम पुराने जमाने में जी रहे हैं, और सन 1980 की बात है, जब तक न तो फोन आया था ना इंटरनेट आया था, और बस लेटर ही थे जो थे, थोड़े बहुत महीने 2 महीने में जो पहुंच जाते थे। तो हमने किसी अपने फ्रेंड को लेटर लिखना है, तो अगर लेटर लिखना है तो सबसे पहले आप क्या करोगे?
लेटर पे लिखने के लिए, उसका नाम, उसके फादर का नेम, फिर जिस कॉलोनी में वो रहता है उसका नेम, फिर जिस डिस्ट्रिक्ट में वो रहता है, जिस गांव में रहता है उसका नेम, उसके बाद जिस स्टेट में वो रहता है उस स्टेट का नेम, लास्ट में जिस कंट्री में रहता है उस कंट्री का नेम, यही सब लिखते हो। अब जब वो डाक या जो लेटर आप भेज दिया आपने, जो पोस्टमैन है, जब वो उस फ्रेंड जब वो सारे सारे लेटर्स को अलग अलग करेंगे, तो वो लेटर को पढ़ के सबसे पहले क्या देखेंगे कि ये किस कंट्री में जाना चाहिए। अब देखेंगे भाई इंडिया का तो इंडिया में रहेगा, तो इंडिया के बाद फिर वो देखेंगे भाई ये किस स्टेट में जाना चाहिए। तो वो धीरे 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 क्या कर रहे हैं, आपके फ्रेंड के पते तक पहुंच रहे हैं, एड्रेस तक पहुंच रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने क्या देखा कि आपके दोस्त किस देश में रहता है, सबसे मेन बात तो वही है ना। फिर देश से वो छोटी जगह पे आ गया कि किस स्टेट का है, फिर स्टेट से वो आ गया किस डिस्ट्रिक्ट का है, और डिस्ट्रिक्ट से वो आ गया किस कॉलोनी का है। चार चीजें हो गई, देश, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और कॉलोनी, ये चार चीजें होंगी ना। वही बात देखो यहां है, ये क्या बता रहा है हमें कि इलेक्ट्रॉन किस देश में रहता है, ठीक है, किस देश का निवासी है। एन फॉर निवासी, किस देश का निवासी है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, हम तो उस देश के वासी हैं। ये किस देश का वासी है ये आपको एन बताएगा। फिर उस देश के अंदर वो किस स्टेट में रहता है, यानी एल क्या बताएगा आपको, इलेक्ट्रॉन किस देश का किस स्टेट का प्राणी है। ठीक है, हम जैसे मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूं, तो ये किस स्टेट से बिलोंग करता है। ओके, इसके अलावा फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको क्या बताएगा, अबाउट द डिस्ट्रिक्ट बताएगा, ठीक है ना, अबाउट द डिस्ट्रिक्ट बताएगा कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको क्या बताएगा, किस डिस्ट्रिक्ट में रहता है। स्पिन क्वांटम नंबर आपको उसकी कॉलोनी के बारे में नहीं बता रहा है भैया। स्पिन क्वांटम नंबर तो आपको ये बता रहा है कि आपके चाल ढाल कैसी है, चाल ढाल कैसी है गली में, गली मोहल्ले में आप रहते कैसे हो, बदमाशी करके रहते हो कि शराफत से रहते हो, तो ये आपको वो बताता है कि आपका चाल ढाल कैसा है। अब पोस्टमैन आएगा, आपका नाम पूछेगा, भैया ये बच्चा कहाँ रहता है, तो अगर पड़ोस में आप बदमाश करते होंगे तो अगर अच्छा वो बदमाश वो तो वहां रहता है। अगर आप शरीफ बच्चे होंगे, अरे चलिए मैं छोड़ के आता हूँ आपको वहां, उसको घर में बुला के आता हूँ, ऐसा होगा ना। तो ये आपको आपके चाल ढाल बताता है, इलेक्ट्रॉन की चाल ढाल, कि भाई जिस कॉलोनी में वो रहता है उस कॉलोनी में उसकी चाल ढाल कैसी है, चाल ढाल कैसी है। ये बात समझ में आ गई, क्या किया मैंने आपका। चलिए जी, तो डिस्ट्रिक्ट में आ गए हम, स्टेट में आ गए और कंट्री में आ गए, या ऐसे कर लीजिए कंट्री सॉरी स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, कॉलोनी, और फिर उस कॉलोनी में आपका चाल ढाल कैसा है। कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन का सारा पता हमें बता देता है ये चार क्वांटम नंबर, ठीक है। तो इसी के बारे में पढ़ना है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अबाउट द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की क्या क्या चीजें हमें बताएगा। बहुत आसान सा, कोई मुश्किल नहीं है, फटाफट हम देखते हैं क्या बताएगा आपको, ठीक है। देखिए भाई, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें क्वांटम नंबर बताता है, ठीक है, आपको बोर का फॉर्मूला याद है एनर्जी निकालने का, एन स्क्वायर यूज हुआ था, रेडियस में भी एन यूज हुआ था, वेलोसिटी में भी एन यूज हुआ था। तो एन हमें क्या बता रहा है, बेसिकली एन जो हमें बता रहा है ये हमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बता रहा है, उसकी रेडियस बता रहा है, बहुत सी बातें बता रहा है, ठीक है। तो एन की वैल्यू स्टार्ट कहां से करनी है हमें, 1 2 3 4, ये एन की वैल्यू हो सकती है भाई। 1 का मतलब क्या था कि वो के एनर्जी शेल में था, 2 का मतलब क्या था कि वो एल एनर्जी शेल में था, 3 का मतलब कि वो एम में था, और 4 का मतलब कि वो एन में था, इस तरह से था, ठीक है। तो एक तो एन हमें क्या बता रहा है, एन हमें बताता था किस एनर्जी शेल में प्रेजेंट है, अबाउट द एनर्जी शेल। और हर शेल की एनर्जी हम कैसे निकाल सकते थे, उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है, कितना था वो, -13.6 डिवाइड बाय एन स्क्वायर था ना, इंटू जेड, ठीक है। इस तरह से फॉर्म बताया जेड स्क्वायर, ये फॉर्म बताया था ना। तो एन यहां भी यूज होगा, देखो तो एन जो है वो हम मल्टी इलेक्ट्रॉन के अंदर भी एन यूज होता है, फॉर्मूला अलग होता है उसका, लेकिन उसके अंदर भी हमारा एन यूज होता है। तो एन हमें सबसे पहले क्या बताता है कि वो किस शेल में प्रेजेंट है और उस शेल की एनर्जी कितनी है, ठीक है। इसी तरह से एन हमें क्या बताता है, रेडियस बताता है भाई, रेडियस ऑफ द एटम भी आप पता कर सकते हो कितनी होगी, और किसी इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस कितनी है न्यूक्लियस से, ये भी आप पता कर सकते हो। तो ये भी आपको कौन बताता है, एन बताता है। इसके अलावा एन हमें क्या बताता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने शेल हो, किसी शेल में कितने होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी शेल में कितने होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए शेल, ठीक है, इन ए शेल। और किस फॉर्मूले से बताता था, 2n स्क्वायर से, ये तो वही है, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें ये बताता है। इसके अलावा और हमें क्या बता सकते हैं, एन एन हमें वेलोसिटी बता सकता है, वेलोसिटी बता सकता है, वेलोसिटी फॉर्म में था ना,
Z³/n² वाले से, ठीक है। तो वहां से n हमें इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी भी बता सकता है। तो ये बहुत सी बातें हैं जो n हमें बहुत अच्छे से बताता है अबाउट द शेल, कि शेल में इलेक्ट्रॉन है तो उसके अंदर की बातें जो है वो हम धीरे धीरे आगे पहुंचेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें देखना है कि वो किस शेल में है, उस शेल की एनर्जी कितनी है, वो शेल एटम से कितना दूर है या वो इलेक्ट्रॉन कितना दूर है, उस शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है और उस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी क्या है, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो ये सब बातें हमें कौन बताता है, n बताता है। जितनी n की वैल्यू बढ़ती जाती है, जितना n इंक्रीज करता है उतनी एनर्जी इंक्रीज करती है, जितना n इंक्रीज करता है उतनी रेडियस इंक्रीज करती है, जितना n इंक्रीज करेगा उतनी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स थे अबाउट द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। बस आपको याद रखना है कि n की वैल्यू क्या हो सकती है, हमेशा पॉजिटिव इंटीग्रल होती है, पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से, ओके। तो ये था आपका पहला क्वांटम नंबर जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई। बस इसको ध्यान रखिएगा भैया, मेन तो, ठीक है। चलिए जी, n कभी भी हमारा जीरो नहीं हो सकता है। जीरो का मतलब कुछ भी नहीं है, ना उसके पास एनर्जी है, ना उसकी रेडियस है, ना उसका रेजिस्टेंस है कोई भी, ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर कोई, ना कोई वेलोसिटी, तो कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता मतलब। तो n कभी भी जीरो हमारा नहीं हो सकता, हमेशा वैल्यू 1 से ही स्टार्ट होगी, ओके। चलिए जी, ये हमारा पहला क्वांटम नंबर हो गया। आई थिंक बहुत आसान सा आपको लगा होगा ये, और आसान है भी, कोई दिक्कत वाली बात इसमें ऐसी है नहीं हमारे पास। तो इसको साफ कर लेते हैं, ठीक है। संडे की रहेगी आपकी छुट्टी, आपको पता ही है कि संडे को कोई क्लास नहीं होती है आपके लिए। संडे को आप फ्री होकर अपना सारा काम कर सकते हो। इस चैप्टर के एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा है भाई, 2.67 67 क्वेश्चन है आपके टोटल एनसीईआरटी के अंदर एक्सरसाइज के। तो सारे क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा, सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। जो क्वेश्चन ना समझ में आए वो मुझसे पूछिएगा, मैं सोल्व करवाऊंगा। बट आई थिंक तो आप जितना मैंने पढ़ाया आपको, आप सभी क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे, ओके। इतना कोई फिर बचता नहीं है मेरे लिए कि मैं डाउट्स भी आपके लूं या आपको देने पड़े। सेकंड क्वांटम नंबर पे आते हैं भाई। सेकंड क्वांटम नंबर आपका है एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। एजीमुथल क्वांटम नंबर नोट करते हैं इसको एल से, ठीक है। इसी को हम और क्या बोल सकते हैं भैया, इसी को हम और बोल सकते हैं सेकेंडरी और सबसाइडरी क्वांटम नंबर। इसी को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी और सबसाइडरी, ठीक है, क्वांटम नंबर। बट मेनली तो हम इसको एजीमुथली बोलते हैं। मतलब एन के बाद जो सबसे प्रेफर करता है वो क्या करता है, सेकेंडरी करता है। कैसे करता है, किसी शेल के अंदर कितने सब शेल हैं, किसी शेल के अंदर कितने सब शेल हैं, वो हमें कौन बताता है, वो हमें एल बताता है। ये एक शेल हो गया, इसके अंदर और कितने घर हो, जैसे डिस्ट्रिक्ट है ना, तो डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितनी कॉलोनियां हैं, या स्टेट है तो स्टेट में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, किस डिस्ट्रिक्ट में हमें जाना है, ठीक है। तो वो कौन बताता है हमें, वो हमें एल बताता है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हम सेकेंडरी क्वांटम नंबर बोलते हैं, जो हमें स्टेट से थोड़ा सा अंदर ले गया कि स्टेट के अंदर किस डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, किस डिस्ट्रिक्ट में है। तो वो कौन बताता है हमें, एल बताता है। तो एल हमें क्या बता रहा है, एल टेल्स अबाउट द सब शेल, ठीक है, टेल्स अबाउट द सब शेल। अच्छा एक खास बात भाई, हाइड्रोजन एटम के लिए जो हमारी एनर्जी की वैल्यू थी वो सिर्फ एन पे डिपेंड करती थी, सिर्फ एन पे डिपेंड करती थी। लेकिन मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए जो हमारी एनर्जी की वैल्यू है वो एन और एल दोनों पे डिपेंड करती है भाई, ठीक है। हमारे जो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है उसके लिए आपकी एन और एल दोनों पे डिपेंड करता है। एक खास बात और भाई, एजीमुथल में प्रिंसिपल में एक चीज और निकाल सकते हो आप, एंगुलर मोमेंटम भी आप निकाल सकते थे भाई उससे। एंगुलर मोमेंटम प्रिंसिपल के लिए बता रहा हूं ये, क्योंकि एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई होता था। देखो एन यहां भी आ रहा है, तो यहां से आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से आप एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो वो आपको एंगुलर मोमेंटम के बारे में भी बताता था, ठीक है। ये मुझे ध्यान आ गया तो मैंने बता दिया आपको। अच्छा, तो किसी मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए आपको एनर्जी निकालनी है तो एन की वैल्यू पर एल की दोनों पे डिपेंड करती है, ठीक है। अच्छा, किसी भी शेल में कितने सब शेल हो सकते हैं, किसी भी शेल में कितने सब शेल हो सकते हैं, एल की वैल्यू जो है, एल की वैल्यू आपकी डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन एन, ठीक है।
एन की वैल्यू किसी शेल में कितने सब शेल हो सकते हैं वो शेल पे डिपेंड करता है। कैसे कि अगर वो कह रहा है कि एन की वैल्यू 2 है, भाई सेकंड शेल है, तो उसके उसके अंदर आपके सब शेल भी 2 होंगे, सब शेल भी 2 ही होंगे। लेकिन वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी, देखिए एल की हमेशा वैल्यू ऑफ 2 सब शेल है, या तो एल की वैल्यू हो सकती है 0 या हो सकती है 1, तो इसमें दोनों सब शेल होंगे। एक सब शेल को नोट किया हमने 0 से, एक को नोट किया हमने 1 से। इसी तरह देखो गिनने में तो 2 ही है, लेकिन नंबर एंड कहां हो रहा है, एन से एक कम पे एंड हो रहा है। जैसे एन की वैल्यू 3 होती तो एल की वैल्यू कितनी होगी, 3 वैल्यू होगी, लेकिन स्टार्ट कहां से होंगी 0 से, तो 0 1 और 2। ठीक है, इसी तरह मान लीजिए एन की वैल्यू 4 होती तो एल की वैल्यू कहां स्टार्ट होगी आपकी 0 1 2 और 3। गिनने में 4 हैं लेकिन कम एक कम है, एल की वैल्यू एक कम तक होती है। ठीक है, हमेशा एक कम तक होती है। एल की वैल्यू जो होती है हमेशा 0 1 2 एन कब तक होगी, एन माइनस 1 तक होगी। जो एन जिस शेल में, अब देखो थर्ड शेल है, थर्ड शेल में कितने सब शेल हैं, 3 ही सब शेल हैं। इसमें 4 है तो कितने सब शेल हैं, 4 सब शेल हैं। तो एल की वैल्यू डिपेंड किस पे करती है, एन पे ही करती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे करती है। तो किसी भी शेल में कितने सब शेल होते हैं वो हमें एल बताता है। ठीक है, अच्छा जैसे हमने देखिए क्वांटम नंबर के लिए एन के लिए हमने से क्या यूज किए थे, के एल एम एन, ये यूज किए थे ना। इसी तरीके से हम एल के लिए भी सिंबल यूज करते हैं, भाई बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल है। अगर एल की वैल्यू आपकी 0 है, एल की वैल्यू आपकी 0 है, तो उसके लिए हम सिंबल यूज करते हैं एस, एस सबशेल बोलेंगे, एस सबशेल। और इसका फुल फॉर्म होती है शार्प। ये नाम आया भाई स्पेक्ट्रा की वजह से, लाइंस कैसे आती हैं स्पेक्ट्रा की, उसके बेस पे नाम रखे गए हैं कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में होगा तो उसकी वजह से जो लाइंस आएंगी वो शार्प लाइन आएंगी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा इसी तरह से अगर एल की वैल्यू 1 है तो उसको बोलते हैं पी सबशेल। ठीक है, पी का मतलब होता है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ओके। इसके अलावा अगर एल की वैल्यू आपकी 2 है तो उसके लिए यूज करते हैं हम डी, डी सबशेल। डी का मतलब डिफ्यूज, फैली हुई। ठीक है, डिफ्यूज। और अगर एल की वैल्यू 3 है तो हम यूज करते हैं एफ, फंडामेंटल। होते तो इससे ज्यादा भी है बट आपके सिलेबस में नहीं है, ज्यादातर हम जो यूज करते हैं 4 ही करते हैं, क्योंकि अभी तक हमने जितने भी एलिमेंट्स डिस्कवर किए हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स आपके लास्ट जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है लास्ट आपका वो एफ तक हो सकता है भाई, उससे ज्यादा वाले में हो नहीं सकता। वैसे होते हैं सिंबल, जैसे एल इक्वल 4 है तो उसके लिए हम जी यूज कर सकते हैं। ठीक है, एल इक्वल टू 5 है तो मैच यूज कर सकते हैं। तो लेकिन अभी तक जितने भी एलिमेंट्स हमें मिले हैं उसमें लास्ट जो इलेक्ट्रॉन मिला है हमें अब तक वो एफ में ही मिला है, अब एफ से ज्यादा वाला नहीं मिला है। तो इसलिए हमें जो पढ़ने होते हैं वो 4 पढ़ने होते हैं, एस पी डी और एफ। याद रखिएगा 0 के लिए एस, 1 के लिए पी, 2 के लिए डी, 3 के लिए एफ यूज करते हैं। अब किसी भी शेल में, सॉरी किसी भी सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, किसी भी सब शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सब शेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सब शेल, वो कैसे निकालेंगे, देखो उसका फॉर्मूला होता है 2l प्लस 1। ठीक है, 2l प्लस 1 कैसे, देखो अगर l की वैल्यू 0 है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 1। ठीक है, अगर l की वैल्यू 1 है तो कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, सॉरी ये आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं भाई, सॉरी ये आपको नंबर ऑफ ऑर्बिटल बताता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल जो आगे टॉपिक आ रहा है। तो एल से हम क्या पता करते हैं, एल से हम ये पता करते हैं कि किसी भी सबशेल में जो सबशेल है वो किससे बना हुआ है, आगे ऑर्बिटल से बना हुआ है। तो किसी भी सबशेल में कितने ऑर्बिटल हो सकते हैं, तो अगर एल की वैल्यू 0 है तो उसमें एक ही ऑर्बिटल होगा और उस ऑर्बिटल का नाम होगा एस। एस सबशेल में एल के 0 किसके लिए होता है, एस के लिए, तो एस सबशेल में है तो ऑर्बिटल का नाम भी क्या हुआ, एस होगा। अगर एल की वैल्यू 1 है तो कितने होंगे इसमें, या 1 पुट कीजिए, 3 होंगे। कितने होंगे, 3 ऑर्बिटल्स होंगे। ठीक है, एल किसके लिए, पी के लिए था, तो इसके 3 पी ऑर्बिटल बनेंगे, 3 पी ऑर्बिटल बनेंगे। ठीक है, अगर एल की वैल्यू 2 है तो उसके लिए कितना आएगा, 5 आएगा। तो मतलब ओड नंबर आते हैं देखो आपके 1 3 5 7 ऐसे। ठीक है, तो इसलिए 2l प्लस 1 आ रहा है देखो आपका। तो ये डिपेंड किस पे करते हैं, ये आपके डिपेंड करते हैं सबशेल पे। तो किसी सबशेल में कितने ऑर्बिटल हैं उसके लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना होता है 1 3 5 7। एस सबशेल में एक ऑर्बिटल, पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल, डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल और एफ सबशेल में 7 ऑर्बिटल। ठीक है, अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। क्यों आ सकते हैं बाद में बताऊंगा, पहले आपको ये बात याद रखनी कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो एस ऑर्बिटल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं,
एस ऑर्बिटल में मैं आपसे कह रहा हूं कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं भाई, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो एस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 ही आएंगे। पी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 ही आएंगे। डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 ही आएंगे। ठीक है, ध्यान से समझना एक चीज क्या कह रहा हूं मैं आपसे। पी सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? पी सब शेल में, अब ध्यान से बताना मेरे को आंसर इसका। पी सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? पी सब शेल यानी एल की वैल्यू कितनी है? 1, तो टोटल ऑर्बिटल कितने आएंगे? 3, तो 3 ऑर्बिटल है। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2, तो 3 में कितने आएंगे? 6। ठीक है, डी में आओ ऐसे ही, एल इक्वल टू 2, तो 2l प्लस 1 कितना आएगा? 5। एक में कितने आ सकते हैं? 2, तो 5 में कितने आएंगे? 10। तो मतलब डी सब शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, एफ सब डी सब शेल में 5-10 इलेक्ट्रॉन, पी सब शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। ध्यान से देखो, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आपको निकालने हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी सब शेल में, तो 2 इंटू में 2l प्लस 1 कर दो। ठीक है, किसी भी सब शेल में आपको इलेक्ट्रॉन निकालने हो तो 2 इंटू में 2l प्लस 1 कर दो, वो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बता देगा सब शेल में, क्योंकि ऑर्बिटल में तो 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं भाई, सब शेल में बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो पहले में कितने आएंगे? एस में कितने आएंगे? ऐसे ही एल इक्वल टू 0, तो एक ही ऑर्बिटल होता है, एस तो उसमें कितने आए? 2 ही आए, है ना। तो पहले में कितने आ रहे हैं? 2, फिर कितने आ रहे हैं? 6, फिर कितने आ रहे हैं? 10। तो एफ में आप कैलकुलेट कीजिएगा भाई कितने आते हैं एफ सब शेल में। ठीक है, तो ये था आपका सेकेंडरी क्वांटम नंबर। इसके अलावा ये आपको एंगुलर मोमेंटम बताता है भाई, ये भी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बताता है आपको, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम आपको बता सकता है कि ऑर्बिटल किस किस तरीके से वो घूम रहा होगा। ठीक है, फॉर्मूला होता है एल प्लस 1 और h बाय 2 पाई। देखो वहां क्या होता था, हाइड्रोजन एटम के लिए NH बाय 2 पाई होता था ना, यहाँ क्या होता है एल प्लस 1 H 2 पाई। तो ये होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, जो न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम है, तो इससे निकालते हैं। ठीक है, तो ये था आपका सेकेंडरी क्वांटम नंबर, दैट इज एजीमुथल क्वांटम नंबर। 2 क्वांटम नंबर रह गए आपके, मैग्नेटिक और स्पिन, वो हम करेंगे कल, इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या करना है, वो भी थोड़ा ही रह गया आपका, लेकिन क्या करें, करना तो पड़ेगा कंप्लीट हमें। तो आज के लिए इतना काफी था, बाकी करते हैं कल। तब तक के लिए बने रहिए कैमवेदा के साथ, और ऑल द बेस्ट।